नमस्कार, राम राम। आज सनराइज शिक्षा समूह हिंदी व्याकरण भाग 4 में मैं आप लोगों के बीच वर्णों से दूसरा भाग व्यंजन के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम लोग बात करते हैं वर्ण, जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे। वर्ण विचार, वर्ण विचार का पहला भाग था स्वर। स्वर के बारे में कल हमने पढ़ा था। स्वर क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी दुविधा के बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। ये चीज मैंने कल आपको बताई थी स्वर के बारे में। और अब हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं, मैं आपको एक छोटे रूप में बताना चाहूंगा। व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें दुविधा होती है, बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, आज की कक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो आज तक आपने शायद तक मेरे हिसाब से नहीं देखे होंगे। कहीं विद्वान साथियों ने, उनके पास में बहुत ज्यादा ज्ञान है, अनुभव भी है, और उन लोगों ने उनके बारे में विस्तार से देखा भी होगा। तो उन सभी मित्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपको संपूर्ण जानकारी है, और जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी विद्या है जिनसे जुड़ने के बाद में भी हमें प्राप्त होती है। अब बात करेंगे हम लोग समय का जाया नहीं करते हुए व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? अब देखिए, इनसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि ये हमारे लिखा हुआ एक छोटी सी बात जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है स्वर। अब हम बात करेंगे, ये हमने लिखा आधा से, वे और रे, और एक हम लोग लिखते हैं स्कूल। अब स्कूल के बारे में बात करते हैं हम लोग, स्वर के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, इसको हम लोग स्वर पढ़ते हैं। एक होता है स्वागत, ये विषय है, और एक होता है मान लो स्टूल। अब हम लोग ये बात करेंगे कि इसको कहते हैं स्वर, इसको कहते हैं स्वागत, इसको कहते हैं स्कूल, इसको कहते हैं स्टूल, और ये होता है सलाद, इसको कहते हैं सलाद। अब मैं आप लोगों के बीच में यह चर्चा करने के लिए आया हूं कि ये भी से है, ये भी से है, ये भी से है, ये भी से है, और ये भी से है। अब इनमें ये भी आधा से है, ये भी आधा से है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको से पढ़ते हैं, इसको ई पढ़ते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? तो इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इनका कारण यह होता है कि बड़े विस्तार से ध्यान से देखोगे आप लोग, आधा से होता है, उसके तुरंत बाद में यदि ये, रे, ले और वे आया हुआ हो तो उसको हम लोग से पढ़ेंगे। ये, रे, ले और वे अगर आधे से के तुरंत बाद में दिए हुए हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? से पढ़ेंगे। और इनके अलावा अन्य कोई वर्ण दिया हुआ हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। विशेष ध्यान दोगे, इनके अलावा एक वर्ण, एक बात और भी, एक शब्द और भी मैं लिखता हूं, जैसे कि आप लोग लिखते हो स्नान। अब इसमें ना तो यह है, ना रे है, ना ले है, ना वे है, फिर भी हम इसको से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि एक वर्ण की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एक वर्ण 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब लगातार बार बार आया हुआ हो, पुनरावृत्ति होती है किसी वर्ण की, तो उस वर्ण को भी, उस आधे से को भी आधा से किसे बोलते हैं? जो स्वर रहित हो, ये व्यंजन है। अगर इसको इस अद्वितीय स्वर है और इसको अगर पूरा से कर दें तो ये व्यंजन बन जाएगा। ये व्यंजन रहित है, इसीलिए इसको से आधा ही बोलते हैं, इसमें ए की मात्रा हम लोग नहीं डालते हैं। तो इस स्नान को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? से। क्यों? क्योंकि इसमें ये, रे, ले, वे नहीं आया हुआ है, फिर भी एक वर्ण की पुनरावृत्ति। इनके दो ही नियम है, या तो ये, रे, ले, वे हो तो उसको से पढ़ेंगे, या फिर एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो तो भी से पढ़ेंगे, बाकी सभी को ई पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन के बारे में। ये बातें आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। से किसे कहते हैं, ई किसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। वर्ण भाषा की, हिंदी की सबसे छोटी इकाई
वर्ण विचार को मानते हैं, वर्णों के बारे में चर्चा करते हैं। वर्णों के बारे में चर्चा करने से स्वर की चर्चा हमने कर ली है, व्यंजन की चर्चा चल रही है, बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने होते हैं? स्वर तो कल आपने पढ़े थे, स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11। ये कल आपने पढ़ा था। और इनके अलावा अंग और ए को अयोग व हमने माना था। बाकी 11 होते हैं और मूल भाषा में 13 होते हैं। ये चर्चाएं हम कल कर चुके थे। आज बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। लेकिन छोटी कक्षाओं में हमने व्यंजन के बारे में 36 पढ़ा था। अब 36 तीन कौन से थे जो हमने पढ़े थे? 3 थे, अक्षय, से, त्रे और ज्ञ, जिसको हम अक्षय बोलते हैं। से, त्रे और ज्ञ। अब इनको व्यंजन के रूप में नहीं लेंगे तो इनको कहां ले जाएंगे? तो ये व्यंजन नहीं है, इनको कहते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर हम कह सकते हैं। अब इनको संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? ये संयुक्ताक्षर होता क्या है? संयुक्त वर्ण होते क्या है? संयुक्त वर्ण का मतलब होता है वह वर्ण जो, मानो व्यंजन तो 2 से मिले हुए हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनमें 2 व्यंजन और 1 स्वर, जिसमें टोटल 3 वर्ण दिए हुए हो, वह संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। किस प्रकार से? अक्षय में के प्लस ए प्लस से बराबर अक्षय, के प्लस ए प्लस से बराबर अक्षय। तो 3 वर्णों के मेल से यह अक्षय बना है, इसीलिए इसको अक्षय पढ़ते हैं और 3 वर्णों के माध्यम से ये हो गया संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर होते कितने हैं? तो संयुक्ताक्षर 3 नहीं, संयुक्ताक्षर होते हैं 4। 4 कौन कौन से? एक आप लोग लिखते हो श्री गणेशाय नमः, ये श्री वाला भी, ये श्रेय भी होता है संयुक्ता अक्षर में, संयुक्त वर्ण में। ये श्रेय को भी संयुक्त वर्ण में मानते हैं। अब ये तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, ये संयुक्त है। बाकी 33 व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के रूप में। एक एक वर्ग को लेंगे, एक एक व्यंजन को अलग अलग रूप में लेंगे और मैं आपको ऐसे नए अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाऊंगा। अब बात करेंगे व्यंजन के अलग अलग वर्णों के रूप में, अलग अलग वर्णों को किस प्रकार से लिखा जाता है। सभी वर्ण एक प्रारूप से तैयार नहीं होते हैं, लेकिन पहले प्रारूप के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एक कच्चा परफॉर्मा तैयार किया हमने, इसमें वर्ण किस प्रकार से लिखे जाते हैं और इस कच्चे परफॉर्मे को हम लोग क्या कहते हैं। कच्चे परफॉर्मे में जैसे कि सबसे पहला ही व्यंजन का वर्ण आता है के, तो इस के में ये लाइन है सबसे पहले कच्चे परफॉर्मे के रूप में खींची जाती है और इसमें से ऊपर वाली इस लाइन को क्या कहते हैं, और इस सीधा ये जो लाइन नीचे डंडे के रूप में खींची जाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं। सबसे ऊपर जो लाइन खींची जाती है इसको कहते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा। अब ये जो सीधी नीचे लाइन खींची जाती है इस लाइन को कहते हैं खड़ी पाई। खड़ी पाई, इसको हम लोग खड़ी पाई पढ़ते हैं, इसको शिरोरेखा पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये शिरोरेखा हो गई, ये खड़ी पाई हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि छोटी कक्षाओं में जब बात करते थे तब बात करते थे के वाली लाइन में कुल 5 वर्ण होते हैं। ये के वाली लाइन, इसको लाइन के रूप में हम लोग संबोधित करते थे, पढ़ते थे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये लाइन नहीं, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। के वर्ग, इसका नाम क्या है? के वर्ग। अब के वर्ग के बारे में बात करूंगा, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक मतलब अक्षरों के बारे में मैं आपको प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक लाइन में कोई न कोई अक्षर की मैं आपको खास मुख्य विशेषता बताऊंगा। के, उसके बाद में आता है खे, फिर आता है गे, फिर आता है गे, फिर आता है अंगे। इसको अंगे पढ़ते हैं। अब हम हरे भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं? अंगे। इस अंगे में मैंने आपको पहली विशेषता बताई इन लाइनों के बारे में। अब इन लाइनों से ऊपर वाली शिरोरेखा तो ठीक है, इसमें भी चलती है, लेकिन खड़ी पाई का इसमें वर्णन नहीं हुआ है। तो इस वर्ण को क्या कहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो तो अलग तथ्य के आधार पे, जैसे कि टे का है, ठे का है, उनके बारे में बताऊंगा। उनसे पहले इस वर्ण के बारे में हम मुख्य चर्चा करेंगे। ये अंगे क्या है देखिए। अंगे एक, इस परफॉर्मे के अनुसार मैंने बताया था कि इसको शिरोरेखा, इसको स्पर्शी रेखा। एक होता है, इसके आगे एक बिंदी आती है,
जो हम बिंदी करते हैं, बिंदु करते हैं, तो एक लाइन के आगे बिंदु आता है, एक लाइन के ऊपर बिंदु आता है, एक लाइन के नीचे बिंदु आता है, एक लाइन के आगे बिंदु आता है। अब दो बिंदु तो आपके सामने आ चुके हैं। क्यों? अंग के बारे में कल मैंने चर्चा की थी। अंग के ऊपर बिंदु, ये शिरोरेखा के ऊपर किया हुआ बिंदु है, और खड़ी पई के आगे बिंदु, ये हरे के अंग के आगे किया हुआ बिंदु है। दो बिंदुओं के बारे में तो आप लोग जान चुके होंगे, लेकिन इन दोनों को कहते क्या है, ये बात हम जोर जरूर करेंगे। इसको कहते हैं अनुस्वार। अब बात यह बनती है, क्या अनुस्वार सभी वर्णों के साथ में लगते हैं? नहीं, सभी वर्णों के साथ में नहीं लगते हैं। अनुस्वार का प्रयोग केवल स्वर वर्ण के साथ में किया जाता है। अगर स्वर वर्ण के साथ में किया जाता है तो किस प्रकार से, मैं उदाहरण लेके बताऊंगा आपको। जैसे कि लिखा हुआ है कंठ, अब कंठ लिखा हुआ है तो इसको स्वर वर्ण के साथ में कैसे जोड़ेंगे? के प्लस ए प्लस थे, तो इस अंग के ऊपर बिंदी है, क्योंकि क्या के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? स्वर जुड़ा हुआ है, तो स्वर के ऊपर ये अनुस्वार लगता है। बाकी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार कभी नहीं लगता है। सभी सुरों के साथ में इस अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अब अनुस्वार के बारे में तो आप लोग जान चुके होंगे। अब बात करेंगे हम लोग इस वर्ण के आगे लगने वाली बिंदी के बारे में। वर्ण के आगे बिंदी लगती है, यह एक ही वर्ण के आगे लगती है। अब स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं, तो 11 स्वरों के आगे ऊपर अनुस्वार लग सकता है। लेकिन ये जो वर्ण के आगे बिंदी लगती है, ये कितने वर्णों के ऊपर लगेगी? एक वर्ण के। कौन सा वर्ण? के वर्ग का 5वां अंतिम वर्ण अंगे, इनके आगे ये बिंदी लगती है। तो अब बात ये बनती है, क्या ये अंगे वर्ण से कोई शब्द भी बनता है? नहीं, अंगे वर्ण से कोई शब्द नहीं बनता है। ऐसा मैंने पुस्तकों में भी पढ़ा है, और कुछ विशेष तथ्यों के आधार पे भी मैं आप लोगों को कह सकता हूं। अब बात ये करते हैं, चलो इसके बारे में समझ में आ गया, लेकिन ये है क्या, इसको कहते क्या है, तो मैं आपको बता दूं। इसको कहते हैं पंचमाक्षर। इसको कहते हैं पंचमाक्षर, इसको पंचमाक्षर पढ़ते हैं। अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको पंचमाक्षर कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो शिरोरेखा, जो खड़ी पाई के नीचे वाले बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं। अब नीचे वाले बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ये किस वर्ग के कौन से वर्ण के नीचे लिखा जाता है। तो बात करते हैं चे, छे, जे और जे और हणे। तो अब मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इनसे पहले हम इस बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यह चर्चा पहले पूर्ण कर ले। थे, डे, ढे और हणे। अब हम बात करेंगे इनके बारे में। मैंने आपको बताया खड़ी पई के नीचे जो बिंदी आती है, उस बिंदी को क्या कहते हैं, उस बिंदी का क्या मतलब है। तो यह बिंदी दो वर्णों के नीचे लगती है। अब आपको भी पता चल गया होगा दो कौन कौन से वर्ण है। ते वर्ग का तीसरा और चौथे वर्ण के नीचे यह बिंदी लगती है। अब इस बिंदी को कहते क्या है? इस बिंदी को कहते हैं ताड़नजात। ताड़नजात, या इनका दूसरा नाम माना जाता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़नजात वर्ण इनको कहते हैं, और हमारी मातृक भाषा में इनको कहते हैं फेंका हुआ वर्ण। फेंका हुआ वर्ण, इनको हम पढ़ेंगे फेंका हुआ वर्ण। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हम जब बोलते हैं तब हमारी जीभ होती है, वह मतलब मुख के अंदर इस प्रकार से मतलब रुक रुक के आवाज के माध्यम से बोलती हैं। अढे अढे इस प्रकार से बोलती हैं, जैसे रुकावट लेकर के बोलती हैं, तो इसीलिए इनको फेंका हुआ वर्ण कहते हैं। जैसे मुख से कोई चीज बाहर फेंकते हैं, उसी प्रकार से इन वर्णों का उपयोग किया जाता है। तो इन वर्णों के नीचे लगने वाली बिंदी को हम ताड़नजात, उत्क्षिप्त या फेंका हुआ वर्ण कह सकते हैं।
अब हम बात करेंगे मेन मुख्य जो जय की, उनके बाद में मैं बताऊंगा इस बिंदी के बारे में। पहले बात करते हैं इस जय की। पहले की भाषा में इस जय को इस प्रकार लिखा जाता था, इस भय को ऐसे मानते थे। मैं आपको सही शाब्दिक रूप में बता देता हूं, इस भय को ऐसे लिखते थे। यह भय था वो हमारी देवनागरी लिपि के मानदंडों को पूर्ण नहीं कर रहा था, पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए इस भय का ए बना लिया। इस भय को कहां भेज दिया? ए में भेज दिया, और इस भय का ए बना करके ये जय उपयोग में लेने लग गए। अब ये बात तो होती है पूर्ण, इसमें भी नया तथ्य जय का, इसमें अंगे के आगे लगने वाली बिंदी और तय वर्ग के डे तीसरा और डे चौथा, इसको अड्डे और अड्डे बोलते हैं। ये ताड़नजात, उत्सिप्त या फेंका हुआ कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे लगने वाली बिंदी के बारे में। देखो, इसके आगे लगने वाली बिंदी को क्या कहते हैं, उनके बाद में तय वर्ग और पे वर्ग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उनसे पहले मैं बात करता हूं इस बिंदु के बारे में। इस बिंदी को क्या कहते हैं, यह बिंदी कहां लगती है और इस बिंदी को क्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे, पहले हमने बात की थी अनुस्वार, पंचमाक्षर और उसके बाद में ताड़नजात, उत्सिप्त या फेंका हुआ। अब हम बात करेंगे इस बिंदी के बारे में। इस बिंदी को क्या कहते हैं और कितने वर्णों के साथ में यह बिंदी साझा करती है और कितने वर्णों के आगे लगती है। देखो, खड़ी पई के आगे लगने वाली बिंदी को क्या कहते हैं और कितने वर्णों के आगे लगती है। इस बिंदी को पहले बता देता हूं, इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता। इस बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता। अब बात करते हैं नुक्ता इसको कहते हैं, ये कितने वर्णों के साथ में साझा करती है, कितने वर्णों के साथ में लगती है। तो ये 5 वर्णों के साथ में लगती है। 5 वर्ण कौन कौन से? अब ये बात करेंगे 5 व्यंजनों के रूप में। सबसे पहला क वर्ग का क, उसके बाद में ख और उसके बाद में ग। 3 वर्णों के आगे यह बिंदी लगती है। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग फे और जे। चे का चौथा चे वर्ग का और पे वर्ग का दूसरा। इन 5 वर्णों के साथ में, इन 5 व्यंजनों के साथ में यह नुक्ता वर्ण, नुक्ता चिन्ह लगता है। अब यह नुक्ता है क्या, आया कहां से, यह बात करेंगे हम लोग। यह नुक्ता अरबी और फारसी भाषा का है। अगर ये एक बात विशेष नोट कर लें, अगर यह नुक्ता चिन्ह लगा हुआ किसी वर्ण के आगे तो यह अरबी और फारसी भाषा का है, यह हमारी हिंदी भाषा का नहीं है। और जब यह बिंदी हट जाएगी, जब यह नुक्ता हट जाएगा तो यह हमारी हिंदी भाषा में, मतलब हिंदी भाषा के मानदंड पूरे करेंगे और हिंदी भाषा में इनको गिना जाएगा। अब बात करते हैं अरबी फारसी की। अरबी फारसी, ये दोनों भाषाएं अलग अलग है, फिर भी इन दोनों को एक साथ में जोड़ करके क्यों किया जाता है, इनको एक साथ में संबोधित क्यों किया जाता है, इनका एक साथ में नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि अरबी और फारसी दोनों भाषाओं की लिपि अरबी ही है, एक ही भाषा है, इसलिए इन दोनों भाषाओं का बखान एक साथ किया जाता है। अब अरबी और फारसी भाषा में ये वर्ण होते हैं, क्योंकि इन दोनों भाषाओं के वर्ण लगभग समान ही होते हैं, इसलिए इन दोनों भाषाओं को समान रूप से लिया जाता है। हमारी एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो एनसीईआरटी में इन 3 वर्णों को ही लिया गया है। कौन कौन से हैं? खे, जे और फे। इन 3 वर्णों को अरबी और फारसी से लिया गया है। इन 3 वर्णों का ही वर्णन हमें एनसीईआरटी की बुक में मिलता है। अब हम बात करेंगे हमारे के वर्ग में अंगे की बात हो गई, फिर चे वर्ग में हम लोगों ने इस जय की बात की थी। अब उसके बाद में हमने बात की थी ते वर्ग में तीसरा और चौथे वर्ण के बारे में, जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं ताड़नजात। और उसके बाद में हम लोगों ने इस नुक्ता की बात की। अब हम बात करेंगे ते वर्ग की। ते वर्ग में कौन से वर्ण को किस रूप में पढ़ा जाता है? ते, थे, दे, दे और ने। इसमें दे वर्ण के बारे में विशेष ध्यान देना है। कई लोग दे को इस प्रकार से लिखते हैं, तो यह दे बिल्कुल गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दे के ऊपर पूरी लाइन खींचते ही यह के वर्ग का घे बन जाता है, इसलिए इनको गलत मानते हैं।
दे वर्ग में हमेशा दे के ऊपर एक गुंडी लगी हुई होती है, एक बंद रूप दिया जाता है, इसलिए इस दे को दे ही मानते हैं। अब देखो, आपको पहले भी बताया गया है, विसर्ग के ऊपर कभी लाइन नहीं खींची जाती है, विसर्ग से हमेशा शब्द टूटते हैं। एक शब्द में गिना जाएगा लेकिन शब्द टूटते हैं। किस प्रकार से, उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा आपको। प्रातःकाल, प्रातःकाल, अब ये बीच में काल से पहले और प्रातः के बाद में विसर्ग लगते ही शब्द अलग अलग हो गए, लेकिन पढ़ते प्रातःकाल के रूप में, एक ही शब्द के रूप में इनको हम लोग पढ़ते हैं। क्यों? विसर्ग में ये दो गुंडी लगी हुई है, ये गुंडी आने की वजह से ये टूट गया। तो उसी प्रकार दे में भी ये माना जाएगा। अगर दे ये लिखेंगे और इनके ऊपर पूरी शिरोरेखा खींच देंगे तो इस दे का गे बन जाएगा। तो इसमें मुख्य बात ये थी। अब बात करेंगे पे वर्ग की। पे वर्ग में क्या है? पे, फे, बे, भे और में। अब कई लोग भे के बारे में बात करेंगे। कई लोग भे को इस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार से भे को लिखते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भे को इस प्रकार लिखने से, इनके ऊपर लाइन खींचने से ये समान रूप से मैं बन जाता है, और गुंडी वाला भे हमेशा सही माना जाता है, क्योंकि गुंडी के ऊपर मैंने पहले ही बताया था कि इनके ऊपर शिरोरेखा नहीं खींची जाती है, इसलिए इस भे को अलग रूप दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग ये वर्णों, ये, रे, ले और वे। इनको वर्गीय वर्ण के नाम से नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि वर्गीय वर्ण में हमारे वर्ग के आधार पे जाने जाते थे। एक वर्ग में 5 वर्ण थे और कुल 5 ही वर्ग थे। क वर्ग, चे वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। 5 वर्ग थे, 5 ही वर्ण थे, पूरा चारों ओर से समान बना हुआ था, इसलिए उनको वर्ग कहा जाता था। वर्गीय व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्शी व्यंजन के नाम से किस प्रकार से? जिस प्रकार हम अपनी जीभ से उन व्यंजनों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उन व्यंजनों को दूसरों के सामने मतलब प्रेषित करने की कोशिश करते हैं, उनको सुनाने की कोशिश करते हैं, तब हमारी जीभ मुंह में किसी न किसी कोने के टच करती है, इसीलिए उन व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। और वो व्यंजन होते हैं 25। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। वर्ग के आधार पर व्यंजन कितने माने गए? 25। अब बात करते हैं ये, रे, ले, वे की। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब बात करते हैं इनके बाद में से और है की। ये भी 4 हैं। इनको भी हम लोग वर्गीय व्यंजन नहीं कह सकते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन नहीं कहेंगे तो इनको क्या कहेंगे? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्यों कहेंगे? इसको अंतस्थ क्यों कहेंगे? इसको अंतस्थ इसलिए कहेंगे कि इनको बोलने के लिए ये अर्ध स्वर रहित होते हैं। इनमें आधा ही स्वर माना जाता है। ये, रे, ले, वे में इनको बोलने में आसानी होती है। जिस प्रकार स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, उसी प्रकार इनको भी आराम से बोल सकते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है इसमें आधी समय ही लगता है। जो दूसरे के, खे, गे, उनमें जो पूरा समय लगता है उतना समय इनमें नहीं लगता है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा गया। अब ऊष्म वर्ण का मतलब क्या होता है? जब हम अपने मुख से इन वर्णों को बाहर निकालते हैं, उस समय हमारे मुख से मतलब गर्म श्वास के रूप में बाहर निकलती हैं, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। उसका मतलब होता है गर्म। जिस प्रकार से हम बोलते हैं, आप बोल करके इनको उपयोग में ले सकते हो। अब हम बात करेंगे इनके बाद में अक्षय, त्रय और ज्ञ की। हम लोगों ने बात की थी छे, त्रय और ज्ञ। अब मुख्य बात उस समय संयुक्त वर्ण में मैंने आपको बताई थी इस ज्ञ के बारे में। तो अब मैं बताऊं, इस ज्ञ को हम लोग हमारी हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़े तो इसको ऐसे पढ़ा गया, लेकिन हमारी स्वाभाविक भाषा में इसको ज्ञ बोलते हैं, लेकिन इसका सही रूप होता है ज्ञ। जिस प्रकार से आप लोग विज्ञान पढ़ते हो, विज्ञान, इसका सही मतलब होता है विज्ञान। इसका सही मतलब होता है विज्ञान। क्यों? ये j प्लस ए प्लस ये से मिलकर के बना हुआ होता है, तो j प्लस ए प्लस ये बराबर j होता है। तो इसको j मानेंगे तो ये होगा विज्ञान। विज्ञान नहीं, विज्ञान होगा, लेकिन हमारी स्वाभाविक भाषा के रूप में इसको ज्ञ पढ़ते हैं और हम लोग इसको विज्ञान पढ़ते हैं। अब बात करूंगा मैं 25 होते हैं हमारे
वर्गीय स्पर्शी व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ और 4 होते हैं ऊष्म वर्ण, और 4 ही माने गए हैं संयुक्त वर्ण। अब 4 संयुक्त वर्ण में एक वो श्री गणेशाय नमः वाला श्रेय माना गया, ये 4 ही माने गए। अब हम बात करेंगे आगे व्यंजन के व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण के आधार पे व्यंजनों को कितने भागों में विभक्त किया गया, कितने भागों में बांटा गया है। अलग अलग वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग रूप, व्यंजनों को किस किस अलग अलग रूप में रखा गया है। अब हम ये बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, 4 रूपों में व्यंजनों को बांटा गया है। सबसे पहला अध्ययन की सरलता के लिए, अध्ययन की सरलता हेतु या सरलता के लिए, अध्ययन की सरलता के लिए 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग है अध्ययन की सरलता के लिए, 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग कौन कौन से हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन, जो स्पर्शी व्यंजन 25 थे उनके बारे में मैंने आपको जिक्र किया गया था। पहला भाग है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जो इनके 3 भागों में। पहला स्पर्शी, अब स्पर्शी मैं लिख करके आपको नहीं सीधा बोल करके बता देता हूं। स्पर्शी व्यंजन 25 हैं जो वर्गीय व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। अपने मुख से जो जीभ होती है वो कहीं ना कहीं टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन को कितने अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन है 4, ये रह और वे। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इनको स्वर की तरह आधा ही इनका होता है स्वर मिला हुआ, जिनकी वजह से इनको आसानी से बोल सकते हैं, हमारे लिए आसान होते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तीसरा इनको हमने पढ़ा था ऊष्म वर्ण के रूप में। ऊष्म वर्ण में कौन से थे? ऊष्म वर्ण में भी 4, से और है, इनको भी 4। ऊष्म का मतलब है जब बोलते हैं तब अपने मुख से गर्म हवा का हमें आभास होता है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की वर्गीकरण के आधार पे दूसरे भाग के बारे में है घोष के आधार पर, घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। मैं बार बार किसी चीज का दोहरान नहीं करूंगा। उसका मतलब होता है ये घोष वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। घोष का मतलब होता है गूंज, घोष का मतलब होता है गूंज या कंपन, गूंज या कंपन। जब हम बोलते हैं उस समय हमारे मुख से गूंज या कंपन होता है, उसे घोष के आधार पे उन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। एक होता है अघोष व्यंजन, दूसरा होता है सघोष व्यंजन, जिसको हम घोष व्यंजन भी पढ़ सकते हैं। अब अघोष का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है उपसर्ग के रूप में नहीं, घोष का मतलब गूंज या कंपन, आप लोगों को पता ही है जो मैंने यहां बताया है। अब ए का मतलब नहीं, जिसमें गूंज नहीं होती है, जिसमें कंपन नहीं होती है, वे वर्ण कितने होते हैं? अब वे वर्ण होते हैं 13। कौन कौन से? आपको केवल यही ध्यान रखना है, वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, बाकी 3 वर्ण और हैं से और से। पहला और दूसरा वर्ग कितने? 5 इंटू 2, पहला और दूसरा बराबर 10 प्लस 3 बराबर 13। कुल कितने वर्ण हुए? 13 वर्ण। अब हम बात करेंगे सघोष के बारे में। सघोष क्या है? जो गूंज या कंपन के साथ में जो व्यंजन हमारे मुख से निकलते हैं वह सघोष कहलाते हैं। अब सघोष में बाकी बचे सभी आएंगे। किस प्रकार से? मैं आपको टोटलिंग जोड़ करके भी बताऊंगा। सघोष में क्या होता है? वर्ग का पहला और दूसरा इसमें ले लिया तो इसमें बचा तीसरा, चौथा और 5वां, तीसरा, चौथा और 5वां। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा, चौथा और 5वां। इनके अलावा
इसमें से को ले लिया, इसमें लेंगे ये, रे, ले, वे और है को, और इनके साथ में सभी 11 स्वर। अब मानिए 5 वर्ग होते हैं, वर्ग कितना, वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 ही वर्ग होते हैं। अब 5 वर्गों में 5 अक्षर होते हैं, उनमें से पहला और दूसरा हमने इसमें ले लिया, इसमें बचे तीसरा, चौथा और पांचवा 3। तो वर्ग में से 3, प्रत्येक वर्ग में से 3 इंटू 5, टोटल वर्ग कितने, 5 बराबर कितने हुए, 15। कुल वर्ण कितने हुए वर्गों के, 15। वर्गों के 15 वर्ण लेने के बाद में 16, 17, 18, 19, 20 बराबर 20, कितने हो गए, 20। अब 20 होने के बाद में 11 स्वर साथ में प्लस 11 बराबर कितने हुए, 20 और 11 कितने होते हैं, 31। कुल कितने हुए, 31। तो से घोष की वजह से कितने बोले जाएंगे, 31, और ए घोष की वजह से बोले जाएंगे 13। और 31 और 13 कितने होते हैं, 31 प्लस 13, 4 और 4 कुल कितने हुए, 44 वर्ण। अब आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे तीसरे भाग के बारे में, प्राणवायु के आधार पर बात करते हैं तीसरे भाग के बारे में। तीसरा भाग है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु किसे कहते हैं, मुंह से निकलने वाली वायु के आधार पर, वायु के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्राणवायु व्यंजनों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है महाप्राण और एक होता है अल्प प्राण। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या जरा सा, अल्प का मतलब कम। मुंह से कम वायु बाहर निकलती हैं, वे कौन कौन से वर्ण हैं। और महा का मतलब है ज्यादा, बहुत अधिक। मुंह से बहुत अधिक, ज्यादा वायु बाहर निकालने वाले वे वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे पहले अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण होते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, का पहला, तीसरा, पांचवा। अब पहला, तीसरा, पांचवा और कौन कौन से आते हैं। वर्ग मैंने आपको पहले भी बताया था, 5 वर्ग होते हैं और टोटल 25 होते हैं, क्योंकि 5 वर्गों में 5 ही वर्ण होते हैं। और आते हैं अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण, और इनके साथ में सभी 11 स्वर। ये हो गए 15, अंतस्थ हो गए 4। अब बात करते हैं 11 स्वर। 11 स्वर और टोटल हुए 15, 4, 19 और 11, 30। कुल अल्प प्राण कितने होते हैं, 30। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, 30। अब बात करेंगे महाप्राण। महाप्राणों की संख्या कितनी होती है। पहला, तीसरा और पांचवा आ गया, तो इसमें बचेगा वर्ग का दूसरा, चौथा, वर्ग का दूसरा, चौथा, और अंतस्थ इसमें आ गया, तो इसमें आएगा उसमें, इसमें आएगा उसमें। तो दूसरा, चौथा और उसमें वर्ण, ये कितने होते हैं, 10 प्लस 4 बराबर कितने होते हैं, 14 वर्ण महाप्राण में पाए जाते हैं। अब इस बात से आप वाकिफ हो गए होंगे, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पर चौथे भाग के बारे में। अब बात करते हैं चौथा भाग उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण का मतलब होता है बोलना। बोलने के आधार पे इनको कितने भागों में बांटा गया है, बोलना। बोलने के आधार पे व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर स्पर्शी। स्पर्श के बारे में बात करेंगे।
स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूने वाला, टच करने वाला। कितने होते हैं? वर्ग के प्रथम 4, प्रथम 4 च को छोड़कर, च को छोड़कर, च को छोड़कर कौन कौन से? के, च को छोड़ दिया, टे, ते और पे। इनके भी 4, इनके भी 4, इनके भी 4 और इनके भी 4। 4, 8, 12 और 16, कुल कितने होते हैं? 16। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 16। उच्चारण के आधार पे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 16। ध्यान रखना इस चीज का। अब बात करते हैं 8 में से दूसरे नंबर पे। 8 में इसका दूसरा भाग है संग्रस। पहला था स्पर्श, दूसरा है संग्रस व्यंजन। संग्रस से कौन से व्यंजन निकलते हैं अपने मुख से, और संग्रस से कौन से व्यंजनों का निर्माण होता है? संग्रस से 4 व्यंजनों का निर्माण होता है, वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण में कौन कौन से थे? आपको पता ही है, से और हे। 4 वर्ण ही माने गए हैं, लेकिन इनके अलावा भी मैं इनको थोड़ी अतिरिक्त और आगे तक ले जाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैंने आपको अरबी और फारसी के शब्द बताए थे, वर्ण बताए थे, सॉरी, के, खे, गे, जे और थे। ये मैंने अरबी और फारसी के बताए थे। ये भी संग्रस व्यंजन में ही माने जाते हैं। अब बात करेंगे तीसरे के बारे में। अब बात करेंगे स्पर्श संघर्ष व्यंजन के बारे में। स्पर्श संघर्ष व्यंजन क्या होते हैं? तीसरा भाग है 8 में से। पहला था स्पर्श, दूसरा था संघर्ष। स्पर्श में वर्ग के 5 अलग अलग वर्णों का समूह था, जिसमें हमने लिया था के वर्ग, ते वर्ग और ते वर्ग, पे वर्ग। इनके शुरुआत के चर वर्णों को हमने लिया था, और संग्रस में हमने लिया था अंतस्थ। अंतस्थ में 4, कौन कौन से? से और है। अब हम बात करेंगे स्पर्श संघर्ष व्यंजन, मतलब स्पर्श भी हो रहे हैं और संघर्ष के साथ में भी, संघर्ष के साथ में भी निकलते हैं, संघर्ष के साथ में भी निकलते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि चे वर्ग के 4 वर्ण, चे वर्ग के 4 वर्ण, ये भी कितने होते हैं? 4। चे वर्ग यहां जो स्पर्श में छोड़ा था वो यहां ले लिया, क्योंकि ये स्पर्श और संघर्ष दोनों के तरीकों, तौर तरीकों से निकलता है। अब बात करेंगे हम चौथे पाठ। अब बात करेंगे हम लोग नासिकीय वर्ण, नासिक वर्ण के बारे में। नासिक वर्ण क्या होता है? तीसरा था स्पर्श संघर्ष, पहला था स्पर्श, दूसरा था संघर्ष और तीसरा था स्पर्श संघर्ष, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे चौथा नासिकीय वर्ण के बारे में। नासिक वर्ण क्या होता है? जो नाक से बोले जाते हैं वो नासिक वर्ण कहलाते हैं। इसमें कौन से होते हैं? वर्ग के सभी 5वें वर्ण, सभी 5वें वर्ण क्या कहलाएंगे? नासिक वर्ण। कौन से? अंगे, अणे, अणे और ने और में। नासिकीय वर्ण, वर्ग के अंतिम 5 वर्णों को नासिकीय वर्ण कहते हैं, और इनकी संख्या होती है 5। ये था चौथा। अब बात करेंगे 5वें भाग के बारे में। 8 में से 4 हो गए, अब बात करेंगे 5वें भाग के बारे में। अब बात करेंगे संग्रहशील। 5वां भाग है इनका संग्रहशील। संग्रहशील वर्ण कौन से होते हैं? जो बिना संघर्ष के बिल्कुल कम समय में हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, वे संघर्षहीन। जो जिनमें संघर्ष नहीं किया जाता है वे होते हैं अर्ध स्वर रहित, जिन्हें कहते हैं ये और वे। ये 2 ही वर्ण माने गए हैं, ये और वे संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। अब बात करेंगे छठे के बारे में। बात करेंगे छठे भाग के बारे में। छठा भाग है परकंपित या लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण क्या होता है या परकंपित वर्ण क्या होता है?
परकंपित जो कंपन के साथ में होता है, लुंठित जो लुटा हुआ वर्ण हमें लगता है, वह एक ही वर्ण माना गया है, रे वर्ण, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, इनको कहीं भी ले जा सकते हैं, इनके अलग अलग रूप होते हैं। इन रूपों के बारे में भी चर्चा करूंगा। एक रे किस प्रकार से लिखा जाता है, 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 इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करूंगा। कौन सा रे कहां प्रयोग किया जाता है और किस स्थिति में किस रे का प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में भी चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। उनसे पहले अभी मैं जो बात चल रही है उनके बारे में हम लोग विस्तार से जान करेंगे। व्यंजनों के वर्गीकरण के 7वें भाग के बारे में। 7वां भाग है पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन का पार्श्विक वर्ण वह वर्ण होता है जो बगल या किनारा, बगल या किनारा, जो बगल या किनारे पे रहता है वह पार्श्विक वर्ण कहलाता है। इसका एक ही वर्ण माना गया है, वो है ले, जो रे के तुरंत बाद में लिखा जाता है। ले वर्ण को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। यह बगल या किनारे के रूप में लगा हुआ रहता है। अब बात करेंगे हम लोग 8वें भाग के। 8वां भाग है ताड़न जात। ताड़न जात के बारे में बात करेंगे, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। 8वां भाग इनका ताड़न जात लिया गया है। ये भाग सभी व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पे ये सभी भाग हमने पढ़े थे, लेकिन अलग अलग रूपों में इनको वर्गीकरण करके, इनको बांट करके हमने बात की थी। ताड़न जात 2 होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। कौन सा? टे वर्ग का तीसरा और चौथा, जो डे और डे के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। ये 2 वर्ण ही ताड़न जात में लिए गए हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण 8 रूपों में अलग अलग प्रकार से हो गया। स्पर्शी संघर्ष, स्पर्शी संघर्ष इस प्रकार से वे संग्रहशील, परकंपित, पार्श्विक वर्ण, ताड़न जात वर्ण, इस प्रकार से हमारे यहाँ 8 भाग हो गए और अलग अलग 8 भागों के रूप में हमने वर्णन किया। ये लुंठित वर्ण है रे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे। रे को लुंठित वर्ण या परकंपित वर्ण भी कहते हैं। पार्श्विक लय को कहते हैं, जो बगल या किनारे में रहता है। संग्रहशील वर्ण यह वह जो आधे समय में बोले जाते हैं। ताड़न जात 2 होते हैं, टे वर्ग का तीसरा और चौथा। आज वर्ण के बारे में हमने पूरी जानकारी हासिल की। वर्ण के बारे में मैंने आप लोगों को इन सभी वर्णों के बारे में बताया। वर्ण के व्यंजन रूप को लेकर के मैं आपके सामने समक्ष पेश हुआ था और वर्ण के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी। अब कल हिंदी के कुछ अन्य वर्णों के बारे में, उनके नियम, उनके भी नियम होते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, आधे वर्ण किस प्रकार से लिखे जाते हैं, पूरे वर्ण किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। खड़ीपाई वाले वर्ण कौन से होते हैं, बिना खड़ीपाई वाले वर्ण कौन से होते हैं, गोल वर्ण कौन से होते हैं, उनके बारे में कल की क्लास लेकर के आऊंगा और कल का उनको आपको पूरा विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।